नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कपास एक नगदी फसल है। ये औद्योगिक और कृषि अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाता है और इसकी खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। इसी लाभ को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने कपास की खेती की है। चूंकि मौसम बदल रहा है, ऐसे में फसल पर कई तरह के कीट और रोग का प्रकोप होता है। इनका समय पर नियंत्रण करना जरूरी है। इस बारे में बता रहे हैं केवी के गुंता के डॉक्टर सुनील कुमार। आज हम चर्चा करेंगे हमारे यहाँ कपास की खेती होती है अभी, जो कि बीटी कपास करके खास करके जो होती है राजस्थान में और ज़्यादातर देश में भी अब बीटी कपास की खेती होती है। तो बीटी कपास की खेती अभी हमारे राजस्थान में कम से कम 45 से 50 दिन के लगभग होने जा रहे हैं। और इस मौसम में अभी जो अवस्था है कपास की, इसमें रस चूसक कीट का बहुत प्रभाव होता है। अगर कभी कभी अधिक तापमान में थ्रिप्स होते हैं और या बारिश में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है और उमस टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो दूसरे जो रस चूसक कीट होते हैं, हरा तेला, सफ़ेद मक्खी, इस तरह के चीज़ों का प्रभाव हो जाता है। किसान भाइयों, कपास की फसल में रस चूसक कीटों का प्रकोप रहता है, जिनका समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इन रस चूसक कीटों को पहचान कर समय रहते इनके नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में एक कपास के पत्ते हैं। इस पत्ते में हरा तेला का प्रकोप ये होता है कि किनारे किनारे से पीले पीले हो जाते हैं। ये कभी कभी जो ग्रोइंग पौधे हैं वहाँ पे कप नमा जैसे सिकुड़ जाते हैं, पत्तियाँ मरोड़ जाते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं आती है, तो खास करके ये रस चूसक कीट होते हैं। तो इससे क्या होता है कि पौधों में बढ़वार ज़्यादा नहीं होता है। तो मुख्य रूप से जो रस चूसक कीट हैं उसमें माहू, जिसको चेपा कहते हैं, हरा तेला, एफिड, जेसिड और थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, तो ये 4-5 मुख्य रूप से इसके रस चूसक कीट हैं। अभी अगर कोई किसान भाई छिड़काव नहीं किए हैं तो इसमें एक नीम तेल आता है। नीम तेल का 0.03% या 0.15% का कोई भी 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर हम इसका छिड़काव करें 45 दिन पे और 60 दिन के फसल अवधि पे, तो ये रस चूसक कीटों का प्रभाव कम हो जाता है। पहले क्या करते हैं कि नीम तेल का, या आप घर में कुछ बनाते हो, आग धतूरे नीम पत्ते को सरा गला करके 10 दिन अगर 15 दिन तक रखते हैं, फिर उसको आप 10% के हिसाब से आप उसका छिड़काव करते हैं, तो हमारा ये कपास जो है अच्छे बढ़वार करेंगे और रस चूसक कीट जो आर्थिक क्षति स्तर है उससे नीचे रहेंगे। तो इस तरह से हम अभी रस चूसक कीट का प्रबंधन कर सकते हैं। कपास की फसल में इस समय जड़ गलन रोग का प्रकोप होता है। किसान भाइयों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यदि कपास के पौधों की जड़ ही गल जाएगी तो ऐसी फसल से क्या उत्पादन मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इस रोग की सही पहचान करके उचित नियंत्रण उपाय अपनाए जाएं। दूसरी समस्याएं इसमें एक जड़ गलन की आती है, जो किसी किसान भाई अभी हमारे सैंपल लेकर के आए थे कि उसमें जड़ गलन की समस्याएं आती है। तो अगर कोई किसान भाई जड़ गलन की समस्याएं आ रही है तो उसमें एक कार्बेंडाजिम 50% नाम की दवा आती है, उसका 2% घोल बना करके आप उसका छिड़काव करें कि अच्छे से नीचे से ऊपर तक छिड़काव करना चाहिए। इसमें अगर हम कल्चर डाल सकते हैं, एक ट्राइकोडर्मा कल्चर आती है जिसको हम गोबर खाद में 2.5 से 3 किलो कल्चर को हम 2 से 2.5 क्विंटल गोबर खाद में अगर 1 हफ्ते तक उसको रख करके फिर जड़ों के आसपास उसको पानी देने से पहले मिला दें, फिर उसको सिंचाई करें ताकि वो जो आप कल्चर है गोबर खाद के साथ मिट्टी में चला जाए, जड़ के पास में, जड़ के नीचे चला जाए और वो धीरे धीरे आपके फसलों को जड़ गलन को बचाएगा। दूसरा होता है कि अगर कोई किसान भाई बुआई के समय में ही अगर मिट्टी में मिला देते हैं इसको
प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या प्रति बीघा के हिसाब से कल्चर को तो गोबर खाद में मिला करके तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन अभी किसी को जड़ समस्याएं आती है तो वो कार्बेंडाजिम 2 ग्राम यानी 0.2% के हिसाब से आप उसका छिड़काव करें। किसान भाइयों, मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण कपास की फसल में स्लो विल्टिंग या फास्ट विल्टिंग का प्रकोप भी दिखाई दे रहा है। इस रोग के कारण कपास की फसल नष्ट होने के कगार पर आ जाती है। इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस रोग को पहचान कर समय रहते रोकथाम के उपाय अपनाएं। तीसरी एक समस्याएं अभी आती है इस समय में 45 से 60 दिन के फसल अवधि में, उसको बोलते हैं स्लो विल्टिंग या फास्ट विल्टिंग। अभी कभी किसान भाई अपने खेतों में देख रहे होंगे कि पौधे पत्तियां हरे हरे रहते हैं लेकिन मुरझा जाते हैं। तो उस ज़्यादा नहीं होता है लेकिन कुछ होते हैं, आप 2% 1% के लगभग होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसमें डीएपी का आधा ग्राम डीएपी को और यूरिया को घोल बना लें, यानी दोनों मिला करके आप उसका तुरंत उसके जड़ों में अप्लाई करें तो उससे आपको निदान मिलेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के आर्थिक विकास में बागवानी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए बहुत से किसान भाई कई तरह की बागवानी करते हैं और अच्छा खासा लाभ भी कमा रहे हैं। तो इस समय प्रदेश में बागवानी से जुड़ी कौन कौन से बातों का ध्यान रखा जाए, इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज कृषि चर्चा के अंतर्गत मैं आपको आम में पौधारोपण की जो तकनीक है, पद्धति है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी देना चाहूँगा। इस समय जो आप किसान भाई जान रहे हैं कि बरसात का सीज़न चल रहा है, बरसात की ऋतु है और ये वृक्षारोपण के लिए, चाहे वो बागवानी के लिए हो और भी हो, सभी के लिए बहुत उपयोगी है। पौधों का चुनाव और जो किस्मों का चुनाव कैसे करें, वो मुख्य तौर पर दशहरी है, नीलम है, आम्रपाली है। नीलम और दशहरी का मल्लिका क्रॉस है। इसके बाद आपका जो वैरायटी है आपकी अम्बिका है, अरुणिका है, लंगरा है, सुंदरजा है। ऐसी तमाम वैरायटी हैं या प्रजातियां हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जहाँ भी चयन करें आप, वहाँ जो नर्सरी हो वो बड़ा रिलायबल हो, विश्वसनीय हो, तो पौधे स्वस्थ हों, निरोगी हों, कीट पतंगों का उसमें प्रकोप ना हो और दूसरी चीज़ बीमारियों का भी प्रकोप ना हो। और अगर आप प्राइवेट नर्सरी से आप पौधे लेते हैं तो आप पहले आश्वस्त हो जाएं कि इस तरह की हमें सब चीज़ें वहाँ मिलेंगी जो हम चाह रहे हैं। किसान भाइयों, आम का नया बाग लगाने के लिए भूमि का चयन कर उचित आकार के गड्ढे बनाकर संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक प्रबंधन कैसे करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाइयों, प्रजाति के सेलेक्ट करने के बाद में हम खेत में पौधों को कैसे लगाएं, तो इसके अंतर्गत सबसे पहली चीज़ ये है कि हम भूमि का चयन कैसे करें। हमें ऐसी जगह भूमि का चुनाव हो जो भूमि उर्वर हो और जिसमें जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, जिसमें जीवाश्म की मात्रा अच्छी हो। उसके साथ साथ दोमट भूमि हो और भूमि में और तरह के कंकड़ पत्थर न हो तो और भी अच्छी चीज़ है। अब ये निर्णय करने के बाद में फिर हम पौधा का गड्ढा तैयार करते हैं और जो गड्ढा बनाते हैं वो गड्ढा प्रायः 1 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा और 1 फीट लंबा, उस हिसाब से गड्ढा खोद लेते हैं। और गड्ढा खोदने के बाद में उसकी मिट्टी निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में अब हम उसमें अपनी तरह से मिट्टी तैयार करके भरते हैं। तो उसके लिए हम ऑर्गेनिक मैटर जो है या जो कंपोस्ट खाद है, उस खाद को प्रति गड्ढे के हिसाब से 5 से 6 किलो हम खाद लेते हैं। उसके साथ साथ में हमें प्रति गड्ढे के हिसाब से 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटास का भी मिक्सचर तैयार करके मिलाना चाहिए, जिससे हमें ये पौधे में और पोषक तत्वों की नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कमी है तो पूर्ति हो जाती है। गड्ढा पूरी तरीके से भरें और इससे हमारा पूरा गड्ढा तैयार हो जाएगा। किसान भाइयों, आम के बाग से अच्छा फल उत्पादन प्राप्त करने के लिए कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी का तो ध्यान रखना ही है। साथ ही साथ पौधरोपण तकनीक पर भी विशेष ध्यान देना होगा। तो आप कैसे करें इन कार्यों को, आइए जानते हैं। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है
कि जो आपने प्रजाति का जो चयन किया है उसके हिसाब से पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी रखी जाएगी। इसका जो ग्रोथ वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है उस प्रजाति के लिए हम पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी जो है 10 मीटर के आसपास रखते हैं। अब क्या है कि अब जो नई पद्धति आ रही है जहाँ सघन पद्धति की बात हो रही है और कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसे मल्लिका है, आम्रपाली है, जिनके पौधे छोटे होते हैं, 6 मीटर इंटू 8 मीटर के हिसाब से रखते हैं, तो लगभग 200-208 के आसपास पौधे 1 हेक्टेयर में लगाते हैं। और भी छोटी प्रजाति की जो प्रजातियां हैं जैसे हमने आपको मल्लिका बताया, आम्रपाली बताया, उनमें 5 मीटर बाई 5 मीटर का हम रखते हैं, तो लगभग 400 पौधे 1 हेक्टेयर में हम लगा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, प्रजाति के हिसाब से हम प्लांट टू प्लांट या पौधे से पौधे और उसकी लाइन से लाइन की दूरी हम रखते हैं। अब गड्ढा तैयार हो जाने के बाद हम पौधे को लगाएंगे कैसे। पौधे को जब हम नर्सरी से या पौध रोपड़ी से हम पौधे खरीद लाए, रखने के बाद हमने रख लिए, उन जो बॉल होती है या जो जड़ पोर्शन होता है पौधे का, बड़े सावधानी से वो या तो पुआल में या किसी चीज़ में या पॉलीथीन में लपटे हुए होते हैं, सावधानी से खोलना चाहिए जिससे जड़ों का कम से कम नुकसान हो या बिल्कुल नुकसान ना हो। और उससे खोलने के बाद में हम पौधे को बीच में गड्ढा बनाते हैं और उस पौधे को हम उस गड्ढे में रख देते हैं और रखने के बाद में सावधानी से उसके आसपास की मिट्टी को हम दबा देते हैं। पौधे लगने के बाद में हमें पौधे जब लगाते नए पौधे होते हैं उनका तना उतना मजबूत नहीं होता है, तो उन पौधों को लगाने के बाद हमें सहारा देने की ज़रूरत पड़ती है। तो सहारा के लिए हम बांस के जो खपच्चे कहते हैं या बांस का जो टुकड़ा होता है, लंबे लंबे टुकड़े होते हैं, तो जब हम पौधा लगाते हैं तो पौधे के बगल में लकड़ी को सावधानी से लगा देते हैं और उसको धागे से बांध देते हैं, सहारा देते हैं। आम के नए बागों में खरपतवार का अधिक प्रकोप होता है, तो आप इसका नियंत्रण कर जल प्रबंधन किस तरह से करें, आइए जान लेते हैं। उसके बाद ये जो बरसात का सीज़न होता है तो प्रायः हमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि बरसात के सीज़न में पानी बरसता रहता है। यदि आवश्यकता महसूस होती है कि पानी नहीं बरस रहा है तो हम 7-8 दिन के अंतर से या 15 दिन के अंतर से कर देते हैं। और उसके बाद अब जो प्रश्न आता है ये सब होने के बाद में खरपतवार नियंत्रण का, अब बात आती है यदि पौधे के सामने आसपास जब कोई खरपतवार पैदा होता है, घास होती है, तो हम उसे खुरपी से समय समय पर निराई गुड़ाई करते हैं। तो उससे 2 लाभ ये होते हैं, एक तो उसमें हमें हवा, जो जड़ों में हवा मिलती है, एयरेशन जिसे कहते हैं, हवा मिलती है जड़ों को, वो मिलती रहती है और पौधे की वृद्धि अच्छी होती है, और निराई गुड़ाई से खरपतवारों को हम नियंत्रित कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, पौधे की वृद्धि के हिसाब से उसे पूरा जो पोषक तत्व हैं वो मिलते जाते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव सिहोली, जिला धौलपुर के वीरेंद्र कुमार ने। आपने स्टीविया की खेती के बारे में जानकारी चाहिए है, तो वीरेंद्र जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। स्टीविया को मीठी तुलसी भी कहते हैं क्योंकि इसके पत्ते में चीनी से करीब 30% से ज्यादा मिठास होती है। इसका पाउच बनाकर मधुमेह के रोगी चीनी की तरह इस्तेमाल करते हैं। भारत में इसकी खेती पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर एवं पंजाब, हरियाणा में कोशिश की जा रही है। इसके जो पत्ते हैं वो बड़े मिठास युक्त होते हैं। इसके पत्तों में जो है डाइटरपिनाइड ग्लाइकोसाइड्स नामक तत्व पाए जाते हैं, जो कि इसमें से महत्वपूर्ण स्टीवियोसाइड है और रिबोडोसाइड। स्टीवियोसाइड है ये बहुत मीठा है मगर इसमें थोड़ा सा कड़वापन रहता है, और जो ये 180 डिग्री टेम्परेचर तक सहन कर सकता है। इसलिए इसको जो बहुत सारे हमारे खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थों को में यूज़ किया जाता है या बेकरी गुड्स में यूज़ किया जाता है। जो ये मिठास है इस पत्तों में, यह कैलोरी फ्री है। ये
ऊर्जा रहित है, साथ में ही यह शुगर फ्री है। इसमें जो मिठास है इन तत्वों के कारण है, ना कि ग्लूकोज के कारण। सो इसलिए ये मधुमेह के जो मरीज हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें शुगर नहीं रहती, ये मिठास देता है, साथ में इंसुलिन की मात्रा को भी बढ़ाता है और इसके साथ ही ये रक्तचाप को बढ़ने से रोकता है और उसको कंट्रोल भी रखता है। इसके साथ ये शुगर फ्री और कैलोरी फ्री होने के साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रकृति है जो कि रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये इसके बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। इसके साथ ये प्रोटीन भी पाए जाते हैं, वसायुक्त पदार्थ भी इसके पत्तों में पाए जाते हैं। इसलिए आजकल और यह हमारे त्वचा की सिकुड़न को कम करता है, इसलिए हमारी हर्बल क्रीम्स में भी इसकी बहुत जो है मांग बढ़ती जा रही है। इसकी जो खेती है वो बीज द्वारा एवं कटिंग द्वारा की जा सकती है। इसके जो बीज होते हैं बहुत छोटे और 2 रंग के होते हैं, एक हल्के भूरे रंग के और गहरे भूरे रंग के या काले रंग के। जो गहरे रंग के बीज होते हैं उनमें जो है अंकुरण क्षमता ज़्यादा होती है, उससे हमारी सर्वाइवल परसेंटेज ज़्यादा आती है। जो भूरे रंग के उसमें वो जर्मिनेट नहीं करते हैं, इसलिए हम काले भूरे बीजों को उगा सकते हैं। स्टीविया की MDS 14 और MDS 13 किस्में भारतीय मौसम के लिए सही बताई गई हैं। क्यारियों में उगा सकते हैं या फिर हम पॉली हाउस या ग्लास हाउस में भी उसको नर्सरी लगाकर उगा सकते हैं। इसका जो प्रवर्धन है वो कटिंग द्वारा भी किया जा सकता है। इसके जो तने की कटिंग 10 से 15 सेंटीमीटर तक लेते हैं, जिसमें नीचे से पत्ते निकाल के ऊपर से थोड़े से पत्ते छोड़ देते हैं और उसकी कटिंग को बेविस्टिन 0.1% से उसको पहले उपचारित करते हैं, जिससे कि इसमें कोई बीमारी ना आए, और उसके बाद हो सके तो 200 ppm इंडोल एसिटिक एसिड के घोल में डालते हैं, और जिससे कि उसमें जल्दी ही रूटिंग हो जाती है। और उसको या तो पॉली बैग में लगा देते हैं या फिर नर्सरी में 5 × 5 सेंटीमीटर की दूरी पे लगा सकते हैं। और ये जो हमारी जो बीज हैं वो 1 हफ्ते के अंदर जम जाते हैं, और इसको इसकी जो नर्सरी को हम 45 से 50 दिनों के बाद हम इसको खेत में लगा देते हैं। जो खेत में पौधों से पौधों की दूरी रहती है वो 45 सेंटीमीटर कतारों के बीच में और 30 सेंटीमीटर जो है पौधों के बीच में उपयुक्त रहती है। और जहाँ तक खेत के तैयार करने की बात है, इसको लगाने से पहले खेत में पूरी तरह से अच्छे से 2-3 बार हल चलाकर तैयार किया जाता है। उसमें से कोई भी पत्थर है या क्लॉड्स हैं या फिर उसमें खरपतवार है उसको निकाल कर और रेस्ड बेड बनाए जाते हैं, उठी हुई क्यारियाँ बनाई जाती है, क्योंकि अगर इसके पौधों को में अगर पानी ठहरता है तो वो पौधे मर जाते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि क्यारियों में हमारे पानी नहीं ठहरना चाहिए, जल निकासी का उपयुक्त प्रबंध होना चाहिए। और जब हम इसके क्यारियाँ बनाने से पहले हम इसमें 20 टन के लगभग गोबर जो कि खाद गड़ी सली होनी चाहिए वो उसमें मिक्स कर देते हैं, और उसके बाद जो पौधों को इसमें खेत में लगाते हैं। रोपाई का सही समय सितंबर से नवंबर के बीच होता है। रोपाई के करीब 1 हफ्ते के बाद पहली सिंचाई करनी चाहिए। यदि खेत में खरपतवार पैदा हो गए हों तो उन्हें निकालकर सिंचाई करें। पहली सिंचाई के समय 72 किलोग्राम यूरिया, 187 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 76 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। ज्यादा उपज के लिए फसल पर बोरोन और मैग्नीज जैसे छोटे तत्वों का भी छिड़काव किया जाता है। इसके बाद जो है जब हम पौधे लगा दिए तो समय समय पर इसमें हम खरपतवार निकालने चाहिए और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। और अगर हमारा बरसात का मौसम है तो हमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं रहती है। अगर हमारे धूप पड़ रही है और भारी दिनों से बारिश नहीं हुई तो समय समय पर सिंचाई करनी चाहिए, मगर बहुत अधिक नहीं करनी चाहिए कि जिससे पानी वहाँ खड़ा ना हो। तो इसमें जो फूल आते हैं अगस्त सितंबर में आना शुरू हो जाते हैं, मगर जो हमने ये पाया है कि जो इसके पत्तों की जो मिठास है जैसे ही फूल खिलने लगते हैं वो कम होने लगती है। इसलिए इन पत्तों को फूल आने से पहले ही काट लेना चाहिए। ये 5 साल तक हम इस पौधों को खेत में रख सकते हैं। और जो द्वितीय वर्ष में 2 से 3 कटिंग हमारे जो है जलवायु पर निर्भर रहती है। अगर बहुत ठंडी है तो हम 2 कटिंग्स ले सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा गर्म इलाका है तो हम इसमें से 2 या 3 कटिंग्स ले सकते हैं। और जब हम
पौधे काटते हैं तो वो ज़मीन से 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हमें काटने चाहिए। उसके बाद इनको अच्छे से सुखा के नमी रहित डिब्बों में बंद कर दिया जाता है, या जो हमारी पॉलीथीन लाइंड जो बैग्स रहते हैं, बोरियां रहती हैं, उसमें हम इसको रख देते हैं और ऐसी जगह रखते हैं जहाँ नमी ना हो और पत्ते काले ना पड़े। इसके बाद जो है इसको जो है जो इसका जो उत्पादन है वो हमारे यहाँ पे 1.5 टन से लेकर 2 टन 1 हेक्टेयर की भूमि से प्राप्त किया जा सकता है। और जो हमारे यहाँ पे पत्ते हैं वो 200 रुपये किलो की दर से बिक जाते हैं। तो इस तरह से इस पौधे का उगाकर किसान बहुत अच्छे से लाभ कमाते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।